हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने ये देखा था कि फील्ड ऑफ स्टेशनरी चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस क्या होते हैं और उस यूनिट को हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट यूनिट लेकर के चलेंगे और नेक्स्ट यूनिट हमारी है कि चुंबकीय क्षेत्र और पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम हमारी फोर्थ यूनिट की बात करेंगे। यूनिट फोर्थ की हम बात करेंगे, इसका नाम है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड MF इन द मैटर, इन अ मैटर। ये हमारे इस यूनिट का नाम है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की और उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन ए मैटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। चार्ज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज होती हैं। चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन पे होता है तब कौन सा क्षेत्र होता है, और अगर चार्ज मूविंग पोजीशन पे होता है तब कौन सा क्षेत्र होता है, तब कौन सा फील्ड वहां पे जनरेट होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज उस पर होता है। कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल इज पॉजिट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन बोथ ऑफ देम, अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूविंग पोजीशन पे है, तब क्या होगा, और वही इलेक्ट्रॉन अगर उसको हम स्टैटिक पोजीशन पे रख देते हैं, किसी स्थिर अवस्था पे रख देते हैं, तब क्या होगा। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे और इन्हीं को लेकर के इस पूरी यूनिट में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम इस यूनिट में देखेंगे कि चुंबकीय बल क्या होता है और लॉरेंज बल है, उस लॉरेंज बल का मान क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, मैग्नेटिक, चुंबकीय, यानी चुंबक का यहाँ रोल होने वाला है। मैग्नेट जो है उस मैग्नेट का यहाँ पे रोल होने वाला है। क्या रोल होने वाला है, अगर सपोज करते हैं मैं किसी भी फील्ड में, किसी ओपन स्पेस में या किसी भी एरिया पर कोई मैग्नेट रख देता हूं, कोई मैग्नेट अगर हम रख देते हैं तो उसके आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वहां पे जो जनरेट होगा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी हम कह सकते हैं कि किसी स्थायी चुंबक के कारण बनने वाला जो क्षेत्र है, किसी स्थायी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन यहां चुंबक के अलावा हम बात करें चार्ज की, क्योंकि जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चार्ज मूविंग पोजीशन पे होता है तब क्या होगा, और स्टैटिक पोजीशन पे होता है तब क्या होगा। जब चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे है यानी स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था में होने पे उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा
वो चारों तरफ का क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र, स्टैटिक पोजीशन पे जब चार्ज स्थिर अवस्था में है। बिसाइड इट, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, अगर चार्ज गतिशील अवस्था में है, चार्ज यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है या कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रहा है, लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, विच मीन्स वहां पे चार्ज फ्लो कर रहे हैं। क्योंकि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, I इज इक्वल टू हम जानते हैं Q अपॉन T होता है, यानी किसी यूनिट टाइम में जो फ्लो करने वाले चार्जेस होते हैं, उन फ्लो ऑफ चार्जेस की जो रेट है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, करंट कहते हैं। तो अब यहां अगर हम देखें तो अगर किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, विच मीन्स वहां चार्ज फ्लो हो रहे हैं। तो अगर चार्ज फ्लो हो रहे हैं यानी मूविंग पोजीशन पे है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा जब चार्ज गति कर रहा है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी स्थायी चुंबक या गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्थायी चुंबक या गतिशील आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक या आवेश चुंबकीय बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहां दोनों बातें हमने परिभाषा में लिखी है, गतिशील आवेश और स्थायी चुंबक, दोनों के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी चुंबक को हम रखें तो वह उस चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होगी। फिर हम बात करें चुंबकीय बल की। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बात करते हैं चुंबकीय बल की। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। हमने ये तो बात कर ली कि चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश या चुंबकीय बल का अनुभव करता है, लेकिन चुंबकीय बल क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, इसके बारे में देखिए कि यहां हम मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस सपोज, यहां हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मैंने यहां पे बी वेक्टर कह दिया है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं मान लेता हूं कि कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज q, यहां कोई q चार्ज है जिसकी वेलोसिटी q है, वेलोसिटी है हमारे पास v वेक्टर। कोई मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर है, उसमें कोई चार्ज q v वेक्टर वेग से गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऐसी पोजीशन पे जो उस पे बल लगने वाला है, उस बल का मान होगा F वेक्टर m इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज क्वाब। F m इक्वल टू क्वाब Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमारे चुंबकीय बल का मान है।
चुंबकीय बल का मान है। अब यहां v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, विच मीन्स यहां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जहां होता है वहां हम बात करते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा है इसका मतलब वो किसी भी तल के किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, तो यहां जो चुंबकीय बल है, इस चुंबकीय बल की दिशा कैसे होगी, जो v वेक्टर और b वेक्टर ने जो प्लेन बनाया है, v वेक्टर और b वेक्टर से बना हुआ जो प्लेन है उस प्लेन के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमारे पास चुंबकीय बल का माना गया, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू ए मैग्नेट। ठीक है, तो ये हमारे पास चुंबकीय बल का मान आ गया। अब हम बात करें लॉरेंज फोर्स की। अब हम अगर देखना चाहें कि लॉरेंज फोर्स क्या है, तो देखिए कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी आवेश Q है, उस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है, उन दोनों का टोटल क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। परिणामी बल का मान अगर हम देखें तो वो क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है। ठीक है, लॉरेंज बल, लॉरेंज बल। ठीक है, यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कैलकुलेट करी, लेकिन अब अगर हम बात करें कि सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज है और वो चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे है, उस चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगी और उस चार्ज की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, यानी उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बल लगेगा वो और उसका मैग्नेटिक फील्ड में जो बल लगेगा वो, उन दोनों का अगर टोटल हम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लॉरेंज बल। यानी एफ एम किसी चार्ज की, एफ एम अभी देखा था क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और इसी की अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एफ ई, एफ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है हमारे पास क्यू ई वेक्टर। क्यू ई वेक्टर किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q पर लगने वाले बल का मान होता है क्यू ई वेक्टर। अब यहां से अगर हम इसका रिजल्टेंट देखते हैं, इसका रिजल्टेंट परिणामी बल की अगर हम बात करें तो इसका परिणामी जो बल होगा उसी को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं, उसी को हम लॉरेंज बल कहेंगे। ठीक है, तो यहां परिणामी बल की हम बात करते हैं, परिणामी बल। तो यहां परिणामी बल की मान हम यहां F वेक्टर इज इक्वल टू देखेंगे एफ एम, या हम कहें इसको एफ ई प्लस एफ एम। ठीक है, तो यहां जब हम देखेंगे तो इसका जो टोटल है वो हो जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू और यहां से वी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये हमारे पास जो लॉरेंज बल है उस लॉरेंज बल का मान प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल और लॉरेंज बल, इन तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करने वाले कौन कौन से ऐसे गुणधर्म हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इस धारावाही चालक तार में कोई चुंबकीय क्षेत्र है या धारा बह रही है तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा। और अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कोई सिलेंडर है, कोई बेलन है, ठीक है, उसको अगर हम, उस पैर है, गोला है, उसको अगर हम चार्ज कर दें, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, कैसे होगी, ये
हम देखेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को निर्धारित करने वाले या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो बताने वाले हैं, वो बताने वाले हमारे पास 3 नियम हैं। इनको बताने वाले हमारे पास 3 नियम हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम हैं वो हम पढ़ चुके हैं। हमने पुरानी छोटी क्लासेस में देखा था, 11th में देखा था, 12th में देखा था कि किसी धारावाही चालक तार के कारण दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, कॉर्क पैच का नियम है, वृत्ताकार जो है उसका हथेली का नियम है। ठीक है, ऐसे 3 नियम है हमारे पास, 3 से 4 नियम है। फ्लेमिंग्स का हमने पढ़ा था। ठीक है, बल है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। अब यहां हम बात करेंगे ऐसे नियमों की जो नियम हमें जानने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाले हैं। ऐसे नियम जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करते हैं, ऐसे नियमों की हम बात करेंगे। हमने ये भी देखा है कि एम्पियर का नियम क्या होता है और किस प्रकार से उसे प्रदर्शित किया जाता है, ये भी हम छोटी क्लासेस 12th में हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दाएं हाथ के नियम की। ठीक है, दाएं हाथ का नियम क्या होता है कि देखो कि हमारे पास कोई धारावाही चालक है, हमारे पास कोई धारावाही चालक है। उस धारावाही चालक को हम दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े, दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि जो अंगूठा है वो अंगूठा धारा की दिशा में रहे। लाइक ये अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये कोई धारावाही चालक तार है, इस धारावाही चालक तार को मैं ऐसे पकड़ता हूं कि अंगूठा धारा की, ये डायरेक्शन है करंट की। ठीक है, ये करंट की है, मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रहे। लाइक अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगर किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम इस प्रकार है कि वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम, उसको हम कहते हैं वृत्तीय धाराओं के लिए दाएं हाथ का नियम। ये जो है इस अंगूठे वाला जो नियम है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, इसके विपरीत इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी लूप की कल्पना करेंगे। कोई लूप है हमारे पास राउंड शेप में, अगर उसमें धारा बह रही है तो हमें हमारी मुड़ी हुई अंगुलियों को इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से रखना है कि धारा की दिशा में वो मुड़ी हुई अंगुलियां रहें। तो जो अंगूठा होगा, वो अंगूठा क्या होगा, वो अंगूठा यहाँ पे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी हमें उस लूप के अलोंग हमारी जो फिंगर्स है उनको इस टाइप से रखना है कि जैसे करंट फ्लो का डायरेक्शन है उसमें हमारी मुड़ी हुई अंगुलियां रहनी चाहिए। तो जो अंगूठा होगा वो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसका अपोजिट है। वहां पे अंगूठा धारा की दिशा में था और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही थी, लेकिन यहाँ जो अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा बता रही है और जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रहा है। थर्ड जो था वो था हमारा मैक्सवेल का कॉर्क पैंच नियम। मैक्सवेल का कॉर्क पैंच नियम, इस कॉर्क पैंच नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम किसी कॉर्क को, ठीक है, जो स्क्रू होता है हमारे पास, उस स्क्रू को अगर किसी दीवार में हम
डाल रहे हैं, किसी दीवार में अगर हम उसको फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम उसको मूव करते हैं उस डायरेक्शन में वो तो होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है स्क्रू वो होता है उसकी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैं इसको यूं घुमा रहा हूं, ये आगे बढ़ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है वो उसका करंट का डायरेक्शन होगा, और जिस डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रहा हूं वो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इस प्रकार से ये 3 नियम थे जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाले हैं या किसी चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि एम्पियर का नियम क्या होगा और उस एम्पियर के नियम के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं, कि कहां कहां एम्पियर का नियम काम में आता है, क्या ये जो रूल्स हैं जो अभी हमने देखे हैं ये तीनों रूल्स हमारे काम आते हैं, और अगर काम आते हैं तो किस प्रकार हमें उनको अप्लाई करना है, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।